आदाब। लोकसभा इंतखाब करीब है। इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2019 आम इंतखाबात में अयोध्या तनाज़ा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालसी के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की जाए, जिसका खैर मकदम भी किया जा रहा है। उधर कानपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 से पहले तमाम लोगों के पास अपना घर होगा। तो राहुल गांधी ने यौम ख़वातीन के मौके पर उड़ीसा में निस्फ आबादी से खिताब करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट से पास कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आम इंतखाबात से जुड़ी तमाम खबरें होंगी इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाले इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको बाखबर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। और सबसे पहले बात अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाजे को सालसी के जरिए हल करने के हक में फैसला दिया है। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में 3 सालसों का एक पैनल तश्कील दिया है। इस पैनल में समाजी कारकुन और आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्री राम पंजू भी शामिल हैं। सालसों के जरिए पैनल को 1 हफ्ते के अंदर अपनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। 4 हफ्तों में इसे अदालत में स्टेटस रिपोर्ट और 8 हफ्तों में हतमी रिपोर्ट पेश करनी होगी। सालसी के अमल को निहायत खुफिया रखा जाएगा और मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं होगी। उधर बाबरी मस्जिद केस के मुद्दे इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत लंबा खिंचा हुआ है, क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। ऐसा भी सामने बात आती है। समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। प्रयास कई बार हो चुके हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू पक्षकार खुद कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, जो भी कोर्ट फैसला करे। अगर जो है कोशिश हम लोग जो है करना चाह रहे हैं, अगर लोग तैयार हैं तो हम बात करेंगे। अगर ये मामला निपट जा रहा तो बड़ा बेहतर है। हम तो ये चाहते हैं, इससे राजनीति करना नहीं चाहते, हमें चाहते फैसला होना चाहिए। वहीं सलमान नदवी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि दोनों फरीक आपस में मिल बैठ कर बात कर लें और हम भी मदद करेंगे। इसी बुनियाद पर मैंने और श्री श्री रविशंकर जी ने बात शुरू की थी और इरादा ये था कि बात बड़े वसी दायरे में होती जाएगी। अयोध्या भी जाकर हम लोग बात करेंगे, मुल्क के साधु संतों से बात करेंगे, मुसलमानों से बात करेंगे। अच्छी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के बाद अब फिर ये मुतालबा किया हिंदू फरीक, मुस्लिम फरीक दोनों से कि आप लोग मिलकर बात कर लीजिए, मुसालहत कर लीजिए, मुफाहमत कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कीजिए। तो चीफ जस्टिस साहब आज भी ताउन देने के लिए तैयार हैं। अब जो खुशी की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा, ये मुसलमानों की तरफ से 2 बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने इत्तेफाक किया कि मुसालहत होगी, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। ये जो 3 आदमी की एक कमेटी बनी है, अब ये बंद कमरे में बात करेंगे, मीडिया को खबर होगी नहीं होगी वो बात का मैटर है। लेकिन देखना ये है कि क्या इन तीनों की बात पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगा या अपना कोई फैसला सुनाएगा। ये बहुत अहम होगा। आपने कह तो दिया और मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक बहलाने के लिए है कि जब तक जो ट्रांसलेशन कागज़ के रह गए हैं वो 8 हफ्ते में हो जाएंगे, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट को करना है वो होना है। श्री श्री रविशंकर सिंह मतलब बहुत समझदार इंसान है, बहुत समझदार इंसान है। वो जो भी कदम उठाएंगे वो अच्छा कदम उठाएंगे। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और वकील जफर याब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को मीडिएशन के लिए रेफ़र किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे।
मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। सीनियर वकील शकील अहमद ने इस मामले पर उम्मीद का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उनसे बातचीत की है। बात करने के लिए मुस्लिम पक्ष के वकील शकील अहमद सैयद साहब हैं। सैयद साहब, आज जिस तरह का फैसला आया, आप लोग पहले से भी तैयार थे, लेकिन जिस तरह का प्रोसेस रखा गया उससे आप लोग कितने खुश हैं? देखिए, अभी तो ना किसी ने ऑर्डर पढ़ा, खाली सुना गया है। दूसरे मीडिएटर्स मिलेंगे आपस में, वो अपनी एक मॉडलिटी बनाएंगे कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, और उसके बाद हमें अपना पक्ष वहीं रखना होगा। अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो टाइम मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। वो चाहे तो किसी और को शामिल भी कर सकते हैं, इसकी भी छूट दी गई। और ये भी कहा गया है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होगी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होंगी, इन कैमरा होंगी, और इसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इससे जो मीडिएटर्स हैं वो भी बाउंड हैं कि वो भी किसी को नहीं बचा सकते। जिस तरह के 3 नाम आए हैं, जस्टिस खलीफुल्लाह हैं, श्री राम चंदू जी हैं, और खासकर श्री रविशंकर जो पहले भी कोशिश कर चुके हैं, काफ़ी विवाद भी हो गया था। नहीं, उनकी पहली कोशिश प्राइवेट लेवल पे थी, अब सुप्रीम कोर्ट के बैनर तले हो रही, तो इसमें उसके नेचर में फ़र्क है। क्या आपको लगता है 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, हो जाएगा मसला हल? तो मीडिएटर्स अगर नहीं 4 हफ्ते में कर पाएंगे तो वो टाइम मांगेंगे। पिछली बार 3-4 मरतबा जब कोशिशें हुई तो एक इंसाफ पसंद फार्मूला आप लोग मांगते रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार ऐसा कोई फार्मूला निकाल ही लेंगे? देखिए, उम्मीद पर ही तो हम लोगों ने ओके किया था कि हम लोग मेडिसिन के लिए तैयार हैं। उम्मीद नहीं होती तो वहीं मना कर देते, जैसे और पार्टीज ने मना किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शकील अहमद सैयद, जिन्होंने कहा कि श्री रविशंकर हो या दो हो, वो इस पूरे जो है प्रोसेस से खुश हैं, और अगर वक्त कम पड़ेगा तो और वक्त ले लिया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई भी तबसरा करना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने अपनी राय पेश करते हुए कहा कि सालसी के जरिए ये मसला हल नहीं किया जा सकता। महासभा के एडवोकेट हमारे साथ हैं विष्णु जैन। सर, मध्यस्थता के आप विरोध कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल मामले को मध्यस्थता के लिए भेज लिया। जस्टिस खलीफुल्लाह, आर.के. पंचू, रविशंकर, ये तमाम लोग इस विवाद को सुलझाएंगे, क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए भेजा है। हमारा जो विरोध था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लाई करना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैन है इस मामले में रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए अब मेरा जो स्टैंड होगा वो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। तो ये भी कहा है कि मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। तमाम तरीके की फिलहाल जो बंदिशें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में लगाई हैं, लेकिन जो मीडिएशन है उस मीडिएशन को कब से शुरू किया जाएगा विष्णु, और कब तक रजिस्ट्री में? के बाद मीडिएशन प्रोसीडिंग चालू होंगी फैजाबाद में। 4 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है और 8 हफ्ते के अंदर फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करनी है। एक आखिरी क्वेश्चन विष्णु, सदियों से ये लंबा विवाद चल रहा है, क्या इस मीडिएशन के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया है इस विवाद को सुलझाया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से मीडिएशन के द्वारा प्रयास नहीं सुलझाया जा सकता है, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया तो इससे ज्यादा कुछ बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। तो ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और इस आदेश का वो पालन करेंगे, लेकिन सवाल अभी वही का वही है कि सदियों से चल रहा लंबा विवाद क्या इस मीडिएशन से सुलझ सकता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि इस पूरे विवाद को एक प्रयास के द्वारा सुलझाया जाए, तो हमें भी इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रयास से आने वाले दिन में क्या इस विवाद को लेकर कुछ हल निकलता है या फिर नहीं। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या तनाज़े को सालसी के जरिए हल किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन श्री रविशंकर को सालसी के तौर पर मुकर्रर किए जाने की मुखालिफत की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सालिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन श्री रविशंकर गैर जानिबदार नहीं है। इन 3 मीडिएटर्स में एक मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसको आपने खुद कैरी किया है, तो वो न्यूट्रल कैसा रहेंगे? वो न्यूट्रल कहाँ है? वो न्यूट्रल तो नहीं रहेंगे। वो 4 नवंबर को उन्हें थ्रेटन किया है वायलेंस कि अगर आप नहीं करेंगे तो सीरिया बन जाएगा, आप गुडविल गेस्चर के तौर पर छोड़ दीजिए, मुसलमानों से कह रहे हैं। तो फिर मीडिएटर तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये मीडिएटर न्यूट्रल रहेगा, वो अपने दिमाग से उन तमाम चीजों को निकाल देंगे जो उन्होंने कही थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का जो एफर्ट किया है, मीडिएटर अपॉइंट किया है और कहा है कि 4 हफ्ते के बाद इंटरिम रिपोर्ट दी जाए,
मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड वहां पर जाएगा और जो भी होगा फैजाबाद में उसका होगा। अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंशियल होगा, मीडिया के सामने नहीं आएगा ये बात, ताकि फिर इलेक्शन चलते रहेगा, कोई हमारे जैसा पॉलिटिशियन को रोटी ना सके अपनी। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी लीडर उमा भारती ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुदाखलत नहीं कर रही हूं, मगर एक हिंदू होने के नाते मंदिर के हक में हूं। कोर्ट की किसी भी बात पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। मध्यस्थता में जो नाम आए हैं उन नामों पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि राम के नाम के ऊपर सबका अधिकार है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, भारत पर जो भारतीय लोग हैं उन सबका अधिकार है। लेकिन एक बात पर मेरा अधिकार है हिंदू होने के नाते, और वो अधिकार ये है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ और उसके आसपास राम मंदिर या हनुमान लक्ष्मण जी सीता जी जैसे मंदिरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं बन सकता। मैं वेटिकन सिटी का बहुत सम्मान करती हूँ, वहाँ कोई मंदिर बनाने जाएगा मैं उसको रोक दूंगी। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूपी के कानपुर में खिताब करते हुए कहा कि सरकार बहुत तेजी से तरक्की के काम कर रही है और 2022 से पहले तमाम लोगों के पास अपना घर होगा। साथ ही पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसी बातें की जा रही हैं जो पाकिस्तान को पसंद आ रही है। मैं कानपुर की धरती से देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि काम तेजी से किया। उनके 25 लाख के सामने हमने 1.5 करोड़ घर बनाए, अभी भी घर बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले हैं। जिनको आज नहीं मिला है उनको कल मिलेगा, जिनको कल नहीं मिलेगा उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है ये घर सबको मिलने वाला। हमारे वीर सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, आपका सीना चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बहुत दुखद है कि हमारे घर में ही सेना के पराक्रम को नीचा दिखाने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उनको नहीं आती है। पाकिस्तान को जो अच्छा लगे, पाकिस्तान को जो पसंद आए, ऐसी बातें हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करें, क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या ये सेना का अपमान है कि नहीं है? वीरों के पराक्रम का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कुछ लोग जो काम जानबूझ करके कर रहे हैं, ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कानपुर की धरती से लगा रहा हूं। आजादी के जंग में अहम भूमिका अदा करने वाले इस कानपुर की धरती से मैं इन लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहा हूं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं,
सरकार पर जिस प्रकार के गंदे आरोप लगा रहे हैं, इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिल रही है। उधर यौम ख़वातीन के मौके पर निस्फ आबादी से राहुल गांधी ने उड़ीसा में खिताब किया और कहा कि कई सालों से हम असेंबली और पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल लाना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो इस पर जरूर अमल किया जाएगा। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि तालीम और सेहत पर खास तौर से हमारी सरकार आने पर तवज्जो देगी। काफी सालों से अब हम विधानसभा, लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन को लाना चाहते हैं। पंचायतों में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ 2 महिला मंत्री हैं। तो लोकसभा, विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम विमेन रिजर्वेशन को लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा को पास करने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है। उड़ीसा की जनता जरूर गरीब है, मगर उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन है, वो धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है, मगर जो उड़ीसा की जनता है उनके हाथ में नहीं जाता है। और जितना पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में जाना चाहिए उतना नहीं जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपके अस्पतालों में, आपके स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा हम डालेंगे। तो पहला ये कदम होगा। दूसरा कदम, यहां पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफी बड़ा संगठन है। महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी का विजन था नेशनल लेवल पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उसके भी 2-3 सुझाव हैं। उनका जो बैंक लोन है और उनकी मदद करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने आम इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 15 नामों पर मुश्तमिल कांग्रेस सदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद जैसे दिग्गज लीडरों के नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में सोनिया गांधी का नाम आने से उनके इंतखाबी सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लेने की कयास आराइयों पर रोक लग गई है। इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश की 11 जबकि गुजरात की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश से हल्केवार उम्मीदवारों के नाम इस तरह हैं: राहुल गांधी अमेठी, जबकि सोनिया गांधी एक बार फिर रायबरेली से मैदान में है। सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद, आरपीएन सिंह कुशीनगर, निर्मल खत्री फैजाबाद, अन्नू टंडन उन्नाव, इमरान मसूद सहारनपुर, जितन प्रसाद धोरेरा, रामपाल अकबरपुर, सलीम शिरवानी बदायूं, जबकि ब्रिजलाल को जालौन लोकसभा हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि पहली फहरिस्त में गुजरात की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें 2 रिजर्व सीटें हैं। राजू वर्मा को अहमदाबाद वेस्ट रिजर्व सीट, जबकि रंजीत मोहन सिंह को छोटा उदयपुर रिजर्व सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। आनंद से भरत सिंह एम सोलंकी और वडोदरा से प्रशांत पटेल उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी और बीएसपी इत्तेहाद पर दबाव बनाने के लिए किया गया है, ताकि इत्तेहाद कांग्रेस के हवाले से कोई फैसला जल्द ले। यानी उत्तर प्रदेश में अजीम इत्तेहाद के इम्कानात अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बिहार में आम इंतखाबात के लिए एनडीए में सीटों की तकसीम हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवार और सीटों का ऐलान भी बाकी है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट।
2019 आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मरहले में है। ज़ाब्ता अखलाक कभी भी नाफिज हो सकता है। ऐसे में सियासी पार्टियां अपनी तैयारी में जोर शोर से लगी हुई हैं। सूबे बिहार के लिए एनडीए में सीट का ऐलान हो गया है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, कौन सीट किस पार्टी को मिलेगी, इस पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जेडीयू खास मंसूबों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जेडीयू का ये विचारधारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के हिसाब से, अति पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, माने सबको उसमें भागीदारी हमेशा से मिलते आ रही है और इस बार भी मिलेगी। ये समीकरण जो हमारे उम्मीदवार सब दिन से रहे हैं, जो हमारे पार्टी के कट्टर सपोर्टर है, पार्टी के समर्पित सिपाही है, तो वैसे लोगों को भावना की कदर की जाएगी। वैसे लोगों को आम जनता में भी विश्वास रहती है और पार्टी में भी विश्वास रहती है, तो ऐसे लोगों को कदर किया जाएगा। वहीं पार्टी के नौजवान लीडर भी जेडीयू के मंसूबों का हवाला देकर इशारों में दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहाँ तक लोकसभा के सवाल है तो बड़ी सूझबूझ से आप जानते हैं उनके द्वारा चयनित किया गया कैंडिडेट पर सबको भरोसा रहता है, हम सभी का भरोसा है। वो जो निर्णय लेंगे पूरी पार्टी में इनको स्वीकार्य होगा। बहरहाल 3 मार्च को संकल्प रैली में टिकट के दावेदारों ने भीड़ लाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जेडीयू ने वैसे उम्मीदवारों की लिस्ट भी बना ली है जिन्होंने रैली में भीड़ जुटाई थी। उम्मीद है कि बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे सियासी सरगर्मियों के साथ हाजिर। आदाब।